Hello student, in the last lecture we have learnt about the introduction of MySQL. Today we will discuss about the different types of SQL commands. So let's start. ये MySQL का इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे और आज हमें इसके आगे जो SQL कमांड्स होती है अलग अलग टाइप्स की उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो अपन देखते हैं कि कितने टाइप के SQL कमांड होती है और उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। मैं आपको ये समझाने के पहले एक बार वापस से रिमाइंड कर दूं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर 5 मार्क्स का एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, आगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आपको काम आएगा। तो देखिए, हमने MySQL फॉलोज SQL स्पेसिफिकेशन फॉर इट्स कमांड्स। SQL कमांड कैन बी कैटेगराइज्ड एज, SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर हम लोग क्वेरी फायर करते हैं। जैसे हमने डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव किया, तो डेटा को सेव करने के लिए भी क्वेरी फायर की जाती है और डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी क्वेरी फायर की जाती है। या कोई ऑपरेशन अगर हमें अप्लाई करना है तो उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए भी क्वेरी को फायर करना पड़ता है। तो क्वेरी फायर करने का ये एक टेक्निकल टर्म है। क्वेरी फायर करना मतलब क्वेरी अप्लाई करना। तो क्वेरी फायर की जाती है ताकि क्या हो सके, हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकें। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास SQL की बहुत सारी कमांड्स होती है और उन सारी कमांड्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। मेजर ये 4 कैटेगरी है जिसमें हमने SQL कमांड्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको DDL भी बोलते हैं। मैं आपसे शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म को अच्छे से याद करिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और वी कैन से इट इज़ अ DDL कमांड। दिस SQL commands are used to create, alter and delete database object like table, views, index, etc. डेटाबेस के अंदर जितने भी कमांड डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, अल्टर करने के लिए यूज़ की जाती है, वो सारी कमांड इसी कैटेगरी में रखी जाती है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपको वो सारी कमांड मिल जाएगी जिससे कोई डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है या उसमें उसको अल्टर किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो DDL कमांड के कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ये तीनों कमांड है। इन 3 कमांड को के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे क्रिएट है तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर है तो टेबल के अंदर रो या कॉलम को अल्टर कर सकते हैं या टेबल को अल्टर कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड यूज़ की जाती है ताकि कोई टेबल अगर हमें डिलीट करना हो या रो या हमें कोई कॉलम डिलीट करना हो तो हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए या उसके ऊपर अल्टरेशन ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो सारी कमांड आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी में रखी जाती है। नेक्स्ट वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और वी कैन से इट इज़ अ DML. DML means these commands are used to insert, delete, update and retrieve the stored records from the table. अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर डेटा का मैनिपुलेशन होता है। और डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि या तो यहाँ पे डेटा को एंटर किया जा रहा है या डिलीट किया जा रहा है या उसमें डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है या उसको अपडेट किया जा रहा है। तो इस टाइप की जितनी कमांड होती है उसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में रखा जाता है या उसे DML कमांड्स कहा जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी कमांड्स होती है? तो सिलेक्ट हो गई, इंसर्ट हो गई, डिलीट हो गई, अपडेट, ये सारी कमांड्स किस में रखी जाती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। मतलब यहाँ पर डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो सारे ऑपरेशन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर, वो सारी कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और वी कैन से इट इज़ अ TCL. दिस कमांड्स आर यूज टू कंट्रोल द ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए जितनी कमांड यूज़ की जाती है उसे TCL ग्रुप के अंदर रखा जाता है। ट्रांजेक्शन से मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आप किसी डेटाबेस के साथ कोई डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करना मतलब या तो डेटा को एंटर करना या डेटा रिट्रीव करना, या डेटा को अगर आपने किसी टेबल के अंदर रखा है तो उसको सेव करना या किसी चीज़ को अंडू करना,
तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सब किस में आती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल में, मतलब वहाँ पे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कमिट कमांड कहाँ पे क्या होता है, इसका मीनिंग तो मैं आपको बता दूँ। कमिट मतलब होता है जैसे हम लोग कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपन कंट्रोल एस यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल एस से क्या होता है कि आपने वर्ड कमांड के अंदर जितना भी डेटा लिखा है वो सेव हो जाता है, तो उसे कमिट कमांड, यहाँ पे कमिट कमांड यूज़ की जाती है। वैसे ही एक होती है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है कि किसी कमांड को अगर हम अंडू करना चाहते हैं या कोई कमांड हमने लिख दी है हम उसको वापस से पुरानी पोजीशन में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कमांड क्या होती है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर चाहते हैं कि आपका डेटा सेव हो जाए और उसके आगे का डेटा आपका सेव ना रहे, उसमें आप पॉसिबल है कि आप आगे जाके चेंजेस करेंगे, तो उस कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम कौन से कमांड यूज़ करते हैं, सेव पॉइंट। ये सारी कमांड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब TCL ग्रुप में रखी जाती है। नेक्स्ट वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और DCL कमांड। These commands are used to manipulate permission और access right to the tables। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर वो सारी कमांड्स होती है जहाँ पर हम लोग किसी टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो परमिशन या एक्सेस राइट्स की ज़रूरत होती है उन राइट्स को इस कमांड ग्रुप के अंदर रखते हैं, जैसे ग्रांट या रिवोक। तो ये अलग अलग 4 हमारे पास ग्रुप है या कैटेगरी है जिसमें पूरे SQL कमांड को डिवाइड किया गया है। मतलब SQL की जितनी भी कमांड है वो आपको इन 4 ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और इन 4 ग्रुप के अंदर हर ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसकी कमांड के स्पेसिफिक टास्क होते हैं और उन्हीं टास्क के अकॉर्डिंग क्या होता है, SQL कमांड वर्क करती है। नेक्स्ट है डेटाबेस हैंडलिंग कमांड्स इन MySQL। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस। मान लीजिए अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, मतलब भी हम लोग कौन से ग्रुप के कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब भी डेटाबेस क्रिएट करने की बात होगी, उसको अल्टर करने की, उसको ड्रॉप करने की या टेबल्स क्रिएट करने की बात होगी तो हम लोग DDL कमांड ग्रुप के अंदर होंगे और उसकी कमांड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अगर हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं देन द फॉलोइंग कमांड विल क्रिएट स्कूल डेटाबेस इन MySQL। तो नीचे ये जो कमांड लिखी गई है इस कमांड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, MySQL के अंदर स्कूल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए कमांड क्या होगी, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस जो है वो कैपिटल्स में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये कमांड है, और स्कूल क्या है, उस डेटाबेस का नाम है। नेक्स्ट वन इज ओपनिंग अ डेटाबेस। मान लीजिए आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया लेकिन अब आप डेटाबेस को ओपन करना चाहते हैं, तो टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस है या आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, यूज़ डेटाबेस का नाम, मतलब स्कूल। हमने अभी स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, अब उसी को अगर हम लोग ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, यूज़ कमांड। गेटिंग लिस्टिंग ऑफ डेटाबेस एंड टेबल्स। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं या किसी डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं तो हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, शो कमांड। और वो नीचे एग्जांपल में लिखी हुई है, शो डेटाबेसेस। जैसे आपने लिखा शो डेटाबेसेस, आपके सिस्टम में आपके MySQL के अंदर जितने डेटाबेसेस क्रिएट किए गए होंगे उन सब की लिस्टिंग, उन सब की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। और अगर आपने किसी डेटाबेस के अंदर जाकर शो टेबल्स किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस डेटाबेस के अंदर जितनी नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट की गई होगी वो सारी टेबल्स आपको 1 बाय 1 आपकी लिस्ट में दिखाई देगी। डिलीटिंग अ डेटाबेस एंड अ टेबल। बाय चांस हो सकता है कि कोई डेटाबेस आप डिलीट करना चाहते हैं या कोई टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी कमांड यूज़ करना चाहिए, ड्रॉप कमांड। और ड्रॉप कमांड के लिए देखिए एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। अगर आप डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। और अगर आप कोई टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आपको कमांड यूज़ करना होगी ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम और डेटाबेस का नाम लिखना कंपलसरी है
तभी कंपाइलर समझ पाएगा कि उसको कौन सी कमांड परफॉर्म करना है या कौन सा डेटा उसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। नेक्स्ट वन इज व्यूइंग द टेबल स्ट्रक्चर। अगर हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि कौन सी टेबल में कितने कॉलम को अपन फील्ड बोलते हैं, कितनी फील्ड है, कितनी रो है, कितनी टेबल्स है, तो हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट जैसे लिखेंगे तो स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो क्या आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे सामने खुल जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स जो है, उनकी साइज़ क्या है, वो सारी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये कुछ कमांड्स थी जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं ये आपको अब इजीली समझ में आने लगा होगा। नेक्स्ट और भी हमारे पास कमांड्स है तो हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। डेटा टाइप्स इन MySQL। अब डेटा टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, डेटा टाइप्स हमने जावा के अंदर भी पढ़े। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट इन द सेंस मतलब ये कंपाइलर को ये बताता है कि हम लोग जो डेटा सेव करने वाले हैं उसका टाइप क्या होगा, वो किस टाइप का डेटा होगा जिसको हम लोग कंपाइलर के अंदर सेव करेंगे। तो जैसे यहाँ पे डेटा टाइप्स MySQL की बात हो रही है, डेटा टाइप आपको जावा के अंदर भी मिलते हैं, तो वहाँ के डेटा टाइप्स और यहाँ के डेटा टाइप्स में डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस केवल उनकी साइज़ को लेकर होता है और उनके नामों को लेकर होता है, लेकिन डेटा टाइप का मीनिंग वहाँ पे भी वही है जो यहाँ पर है। तो पहला यहाँ पे होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अगर हम लोग न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स की बात करें MySQL के अंदर, तो यहाँ पे एक इंटीजर होता है, कैपिटल इंटीजर INTEGER और INT भी लिखा जाता है। यहाँ पर हम लोग 11 डिजिट तक का नंबर सेव कर सकते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल को यूज़ किया है और उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा है तो हम उसके अंदर 11 डिजिट तक का नंबर सेव कर सकते हैं विदाउट डेसिमल। ऑब्वियस है क्योंकि इसका नाम ही इंटीजर है तो इसके अंदर डेसिमल तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट मतलब क्या होता है, हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा डेटा हमें सेव करना हो जिसकी साइज़ कम हो, तो फिर 11 डिजिट तक के नंबर्स को सेव करने के लिए हम लोग इंटीजर यूज़ क्यों करें, हम लोग स्मॉल इंट नाम के एक डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा डेटा जो कि छोटी साइज़ में होगा वो इजीली सेव हो जाएगा, मतलब अप टू 5 डिजिट विदाउट डेसिमल। उसके बाद होता है फ्लोट MD या डेसिमल MD या न्यूमेरिक MD। यहाँ पर फ्लोट, डेसिमल और न्यूमेरिक इन तीनों का यूज़ किया जाता है MySQL के अंदर पॉइंट वाली या डेसिमल वाली वैल्यू को सेव करने के लिए। अब इसमें MD और MD जो लिखा है इसके अपने मीनिंग होते हैं। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है, स्टोर्स रियल नंबर अप टू M डिजिट। यहाँ पे रियल नंबर को स्टोर किया जाता है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर किया जाता है, और कहाँ तक पॉइंट के डिजिट अलाउड होती है, तो M डिजिट तक की लेंथ वाले नंबर्स को एक्सेप्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग डॉट, जबकि डॉट भी इंक्लूडेड होता है विद D डेसिमल प्लेसेस। और D क्या शो कर रहा है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स अलाउड होंगे। जैसे यहाँ लिखा है फ्लोट 10,2। एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 10,2। तो 10,2 का मतलब हुआ कि आप 10 डिजिट का नंबर, मतलब 9 तो डिजिट हो गए और एक हो गया आपका डेसिमल, तो 9 डिजिट एक डेसिमल मिला के हो गए 10 डिजिट। तो इन 10 डिजिट को आप सेव कर सकते हो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक का नंबर लिखा है इन्होंने और .89 लिख दिया है। तो इतना डेटा आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। अब ऑब्वियस है कि जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर डेटा टाइप्स में आपको डेट ऑन टाइम फंक्शंस की और डेटा टाइप्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका खुद का भी डेटा टाइप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है डेट का वो होता है ईयर, MM और DD, जबकि टाइम का जो फॉर्मेट होता है वो HH, MM, SS होता है। यहाँ पे YYY का मतलब ईयर है, MM का मतलब मंथ है और DD का मतलब डेट है। जबकि टाइम के अंदर जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है HHH, MM और SS, ये होता है आवर्स, मिनट और सेकेंड। तो जब भी आप लोग डेटा टाइप में अगर बाय चांस आपके मेमोरी के अंदर आप लोग टाइम और डेट को सेव करना चाहते हैं या उसके लिए आप एक पर्टिकुलर कॉलम बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उस फील्ड का जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स होता है। और उसमें डेटा बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्मेट में सेव होता है। आप चाहे तो ये फॉर्मेट बदल भी सकते हैं। स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप।
लेकिन अगर किसी फील्ड के अंदर आप लोग स्ट्रिंग में या टेक्स्ट डेटा सेव करना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर या वेर केयर साइज, कैरेक्टर CHAR या वेर केयर, ये दो टाइप के डेटा टाइप आपको यूज़ करना होते हैं। अगर आप केयर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप स्ट्रिंग को सेव कर सकते हैं। तो अब तक कितनी बड़ी स्ट्रिंग, 255 कैरेक्टर्स तक की, ठीक है, मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है 1। और वेर केयर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो कितनी हो सकती है 255, मतलब केयर के अंदर एक सिंगल लेटर आएगा और वेर केयर के अंदर आप 255 कैरेक्टर्स को सेव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स थे MySQL के अंदर जो हमें डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग टेबल्स, ये वापस से कमांड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कमांड बहुत इजीली समझ में आएगी और यही कमांड हमें हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करने के लिए रन करना होती है। हम MySQL जब प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं आपको ये कमांड भी चला के दिखाऊंगा, और अभी फ़िलहाल हमें थियोरेटिकल पढ़ना है तो आप इस कमांड को देखकर भी समझ सकते हैं कि इस कमांड के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, क्रिएटिंग टेबल्स, मान लीजिए मुझे एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना है तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा, क्रिएट टेबल। फिर टेबल का नाम आएगा, फिर कॉलम का नाम आएगा, उसका डेटा टाइप आएगा, उसकी साइज़ आएगी और कंस्ट्रेंट आएंगे। मतलब डेटा टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर या न्यूमेरिक, कैरेक्टर, वेक्टर और डेट, ठीक है। आप अगर इससे नहीं समझ पाए, ये सिंटेक्स कहलाता है। अगर आप इससे नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। क्रिएट टेबल ये कमांड हो गई, ठीक है। EMP क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया। अब उस EMP नाम की टेबल के अंदर आप कितने कॉलम ले रहे हैं, 4 कॉलम। कौन कौन से 4 कॉलम, एक तो EMP ID है ना, एम्प्लॉय ID, और एम्प्लॉय ID किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, मतलब इसके अंदर इंटीजर वैल्यू सेव की जाएगी, ये डेटा टाइप है। फिर ई नेम क्या होगा, एम्प्लॉय का नेम, और एम्प्लॉय का नेम हम 30 कैरेक्टर्स तक का सेव करवाना चाहते हैं कि यूज़र चाहे तो कैरेक्टर्स वाइज 30 कैरेक्टर्स उसके अंदर डाल सके। फिर थर्ड फील्ड जो होगी या थर्ड कॉलम जो होगा वो होगा सिटी, तो सिटी भी हम चाहते हैं कि यूज़र 25 कैरेक्टर तक की सिटी का कोई नाम डाल सकता है, ठीक है। तो ये इसका डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद पे मतलब उसकी सैलरी हो सकती है या उसका पेमेंट हो सकता है। तो ये एक 4th कॉलम है या 4th फील्ड है जिसके अंदर हम लोग डेसिमल में वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं। तो 10,2 मतलब 10 डिजिट तक की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो इस प्रकार से क्रिएट कमांड हमने क्या की, क्रिएट टेबल कमांड हमने देखी। यहाँ पे EMP क्या है, टेबल का नाम है। EMP ID, ई-नेम, सिटी, पे, ये क्या है, ये फील्ड के नाम है। और इसके साथ में ये जो लिखा है ये सब क्या है, ये सब कहलाते हैं डेटा टाइप्स। जब आप इस कमांड को रन करते हैं तो कमांड को रन करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर जो MySQL का पार्ट है उसके अंदर एक इस प्रकार की टेबल क्रिएट हो जाती है जिसमें EMP टेबल का नाम होता है। ये 4 कॉलम हो गए या 4 फील्ड हम इसको बोल सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, बाय चांस अगर आप ऐसी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जो उस मतलब एक ऐसी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जो पहले जैसी बनाई गई टेबल जैसी दिखाई दे, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग टेबल को ही कॉपी करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कमांड यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, एज लिख देंगे। एज लिख देंगे तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही टेबल वापस से क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने क्रिएट टेबल स्टाफ किया, स्टाफ नाम की टेबल बनाई, सिलेक्ट EMP ID, ई-नेम, पे फ्रॉम EMP। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, स्टाफ नाम की टेबल बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो स्टाफ नाम की जो टेबल है वो टेबल में जो डेटा है वो सब कहाँ से लिया जाए, EMP नाम की टेबल से लिया जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कमांड लगाई, क्रिएट टेबल स्टाफ, सिलेक्ट EMP ID, ई-नेम, पे, मतलब ये 3 कॉलम जो EMP नाम की टेबल में भी थे इसमें से ये 3 फील्ड स्टाफ नाम की टेबल में भी आ जाए, और ये तीनों नाम कहाँ से ले गए, एम्प्लॉय नाम की टेबल से, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टाफ एज सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP। अगर आप चाहते हैं कि पूरी टेबल ही कॉपी हो जाए तो यहाँ पे एज अ कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और आगे आप
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है ये अपन अभी आप बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको ये क्लॉज नहीं पता। सिलेक्ट क्लॉज होता है, फिर आगे और वेयर क्लॉज होते हैं, तो ये अलग अलग क्लॉज होते हैं। तो फिलहाल अगर आप ये नीचे का अभी स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल आपको ये देखना है कि एक टेबल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है या उसको क्रिएट करने की कौन सी कमांड होती है। तो ये टेबल हमने क्रिएट करना देखी। अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और आगे क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे या और जो क्वेरीज के सिंटेक्स होते हैं उनकी बात करेंगे। In the last lecture we had discussed about the different kinds of MySQL queries and their categories, and we had also learned about the creating the tables. Today we will discuss about the some more queries of the MySQL. So let us start. Making simple queries using select command. The select command of SQL empower you to make requests or queries to retrieve stored records from the database. Select command क्या होती है? ये SQL की एक ऐसी कमांड होती है जो क्वेरीज़ के फॉर्म में होती है और डेटा को रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करती है। डेटा को रिट्रीव करना मतलब डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसके रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करती है। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग अलग अलग कॉलम के नेम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम होता है, मतलब जो हमने यहाँ पे कॉलम के नेम या फील्ड के नेम लिखे हैं वो कौन सी टेबल से, मतलब फ्रॉम टेबल नेम, मतलब कौन सी टेबल से हमें उन नाम को सिलेक्ट करना है। फिर हम लोग वेयर कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हम उस टेबल में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पर हम उसके ऊपर कुछ क्वेरी अप्लाई करते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। और ऑर्डर बाय, तो और उसके बाद हम लोग जो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो किस ऑर्डर में होंगे ये डिसाइड करता है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में सिलेक्ट लिखा है, सेकंड में फ्रॉम लिखा है, फिर वेयर, फिर ऑर्डर बाय। ये सारे क्लॉज कहलाते हैं SQL के लिए, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये सिंटेक्स होता है। इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग किसी भी डेटाबेस से क्वेरी के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में स्टूडेंट ID दिए हुए हैं, S1 S2 S3 S4 S5। फिर नेम एक दूसरी फील्ड है जिसमें सारे स्टूडेंट के नाम है। वैसे तो ये सारे एक्टर्स के नाम है, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ इस प्रकार से इसलिए रखे गए हैं ताकि थोड़ा सा आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। फादर नेम्स लिखे हुए हैं, ये थर्ड कॉलम है। फोर्थ कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। फिफ्थ कॉलम में सिटी लिखी हुई है और लास्ट कॉलम में उनकी क्लास लिखी हुई है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं, इनकी ये स्टूडेंट ID है, ये फादर नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर सिटी जिसको वो बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे उनकी क्लास लिखी हुई है। तो इस प्रकार से एक टेबल है और इस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। अब हम लोग जो क्वेरी फायर करेंगे वो इसी टेबल के ऊपर फायर करेंगे। तो देखिए अब इसमें आगे क्या होता है। सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स। मान लीजिए अगर मैं अपनी क्वेरी में ये चाहता हूँ कि मेरे जो आउटपुट है उसमें सारे के सारे कॉलम के साथ पूरा का पूरा डेटा निकल कर सामने आ जाए, तो उस कंडीशन में मुझे कौन सी क्वेरी फायर करना होगी? इफ़ यू वांट टू व्यू ऑल कॉलम ऑफ द स्टूडेंट टेबल देन यू शुड गिव द फॉलोइंग कमांड। अगर आप, जैसा मैंने अभी कहा कि आप लोग चाहते हैं कि आपका पूरा डेटा टेबल से निकल कर सामने आ जाए, तो आपको ये क्वेरी को फायर करना होगा। सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे जो स्टार है वो क्या शो करता है? सारे के सारे कॉलम, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार, फिर नीचे वाली लाइन में आता है फ्रॉम, और फ्रॉम के आगे आता है टेबल नेम। तो टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। और हमेशा याद रखिए क्वेरी के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या लगाना है? सेमी कॉलन। तो इस प्रकार से एक क्वेरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रॉम नीचे ही लिखें, आप कंटिन्यूटी में भी इसको लिख सकते हैं, तब भी वो सही है। वो जो सिंटेक्स अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था वो एक तरीका होता है, लेकिन अगर आपके पास क्वेरी छोटी है तो आप उसको एक लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। MySQL will display all the record with all column in the student table. Star is used to represent all columns. अब देखिए ये क्वेरी जैसे ही हम लोग फायर करेंगे वैसे ही जो टेबल अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखी थी
वो टेबल एज इट इज़ हमारे सामने बनी हुई आ जाएगी। मतलब ये मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, सेम टेबल हमने वहाँ पे क्रिएट की थी और जैसा हमारा डिमांड थी, जैसे हमने चाहा था कि हमें पूरी टेबल विथ ऑल रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाना चाहिए, तो हमने ये क्वेरी फायर की और ये सारे रिकॉर्ड उठ के हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेरी फायर की जा सकती है। अब मान लीजिए कि मुझे उस टेबल में से मैं केवल इफ़ यू वांट टू व्यू ओनली नेम एंड सिटी कॉलम ऑफ द स्टूडेंट टेबल, आपको स्टूडेंट टेबल में से केवल नेम और उनकी सिटी को देखना है, आपको उनके रोल नंबर से या आपको उनके फादर नेम से कोई मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट के साथ क्या आता है, कॉलम के नेम, तो नेम और सिटी लिख दिया क्योंकि उस टेबल में नेम और सिटी नाम से कॉलम नेम है। फिर कौन सी टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर सेमी कॉलम से ये क्वेरी को क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग ये क्वेरी फायर करते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसमें नेम आ जाएगा और सिटी आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने नेम आगे लिखा है तो नेम पहले कॉलम में आएगा, सिटी सेकंड कॉलम में आएगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर को बदलना चाहते हैं, पहले आप चाहते हैं कि सिटी आपको दिखाई दे और नेम बाद में दिखाई दे, तो आपको क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट सिटी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो उस कंडीशन में सिटी पहले आ जाएगी और नेम बाद में आ जाएगा। हमने जब पढ़ा था डेटाबेस के बारे में, मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पर कॉलम के ऑर्डर में और रिकॉर्ड्स के ऑर्डर में चेंजेस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटाबेस सेम रहता है। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम बाय डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अब देखिए, मान लीजिए अभी जैसे मैं लास्ट स्लाइड पर आपको फिर से ले जाता हूँ। अब लास्ट स्लाइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रिकॉर्ड हमारे सामने है उसमें सलमान और अभिषेक के नाम के आगे क्या लिखा है, सिटी लिखी है मुंबई। ठीक है, दोनों सेम सिटी से हैं, दोनों सेम सिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास केवल उन्हीं स्टूडेंट के नाम आए, स्टूडेंट की टेबल से केवल वही नाम आए, अलग अलग सिटी के नाम आए। अगर मैंने यहाँ पर सिटी लिखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिलेक्ट सिटी, मतलब केवल सिटी वाला कॉलम में जो डेटा है वो मेरे सामने आ जाएगा, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट नाम की। लेकिन यहाँ पे मुंबई नाम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक तो सलमान के नाम के आगे मुंबई था, एक अभिषेक के नाम के आगे मुंबई था, तो यहाँ पे मुंबई नाम क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुंबई 2 बार नहीं 1 बार ही आए, तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना होगा जिसे कहा जाएगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे आप जैसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करने से क्या होता है कि आपके जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में आपके डुप्लीकेट वैल्यू क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। मतलब यहाँ पे जितने भी नाम आएंगे सारे यूनिक नेम होंगे और उसमें कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेरी भी फायर कर सकते हैं और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, आगे हम और क्वेरी देखते हैं। डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस। मान लीजिए वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन विथ SQL select command. SQL provide a dummy table named dual which can be used for this purpose. MySQL select 4 cross 4 multiply 3. अब देखिए, सिलेक्ट जो कमांड है, ये सिलेक्ट कमांड हमें क्या करती है, सिंपल कैलकुलेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर एक डमी टेबल होती है जिसका नाम डुएल होता है और डुएल के अंदर इसका जो कैलकुलेशन होता है वो जाके सेव हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो यार नीचे दिया हुआ एग्जांपल भी, वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस आइडिया विथ अ कॉलम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। मान लीजिए कोई टेबल है, एग्जिस्टिंग टेबल है और उस एग्जिस्टिंग टेबल में सभी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मंथली मेंशन की गई है। लेकिन अगर मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट देना है कि एम्प्लॉय के नेम और उनकी ईयरली सैलरी का मुझे क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, तब या तो मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा या मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कमांड लिखूँगा नेम कॉमा सैलरी मल्टीप्लाई 12 फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल में जो नेम और सैलरी नाम का कॉलम है वो प्रिंट हो जाएंगे। नेम तो वही रहेंगे लेकिन सैलरी में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 का, क्योंकि वहाँ पर जो महीने के हिसाब से मतलब पर मंथ की सैलरी वहाँ पे मेंशन की गई थी, लेकिन मेरे बॉस को चाहिए कि उनकी ईयरली सैलरी कितनी होती है वो कैलकुलेशंस। तो या तो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा टेबल में, या नहीं तो मैं पूरा पहले डेटा निकाल लूँ मंथली और फिर उसमें 12 का मल्टीप्लाई करके मैनुअली लिखूँ, या तीसरा तरीका ये हो गया
कि आप सीधे क्वेरी ऐसी फायर करो कि सिंपल सा कैलकुलेशन वहीं पर हो जाए। मतलब जो सैलरी है, जो मंथली सैलरी उस टेबल में मेंशन की गई थी, हर सैलरी में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 का। तो इस प्रकार की क्वेरी भी हम लोग फायर कर सकते हैं। और इस प्रकार की क्वेरी फायर करने से क्या होता है कि हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है, थोड़े से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने से हमारा बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हो जाता है। यूजिंग कॉलम एनालिसिस वी कैन गिव अ डिफरेंट नेम टू कॉलम और एक्सप्रेशन एलाइस इन द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे जैसे ये क्वेरी को फायर किया था, तो ये जो क्वेरी थी, ये मेरी टेबल में जो सैलरी है पर मंथ, ऐसा इसका हेडिंग है, सैलरी पर मंथ, मैंने ये हेडिंग दी हुई है, ठीक है। अब मेरे बॉस को चाहिए कि सैलरी पर एनम या एनुअल सैलरी के नाम से उनको हेडिंग चाहिए। तो या तो मैं टेबल को का फॉर्मेट चेंज करूं, उसके कॉलम को चेंज करूं, या अगर कॉलम चेंज नहीं कर सकता तो मैं पहले डेटा निकालूं, फिर उसको मैनुअली कहीं से अलग जगह टाइप करके फिर से नया कॉलम बनाऊं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी कारण से हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक ऑप्शन होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट नेम एंड सैलरी इनटू 12। ये कमांड तो अभी हमने ऊपर की तरफ देखी। अब यहाँ पे एज एनुअल सैलरी फ्रॉम EMP, यहाँ पे ये जो सैलरी मल्टीप्लाई 12 है, ये इसका जो भी नाम है वो नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनुअल सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब जो इस क्वेरी को फायर करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट में एक कॉलम में नेम होगा और दूसरे कॉलम में जो हेडिंग होगी वो होगी एनुअल सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमने एज एलाइसिस का यूज़ करके क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कॉलम का नेम बदल दिया। लेकिन हाँ, बेसिक जो टेबल है उस टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगा, उस टेबल में जो नाम आपने इनिशियल लेवल पर डाला था वही रहेगा, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है उसमें नेम चेंज होकर आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, माय सिलेक्ट नेम DOB एज डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है कि मेरे बॉस को एक ऐसी टेबल चाहिए जिसमें नेम और DOB लिखा हो, लेकिन कितने ही बॉस ऐसे होते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहते। तो अब मैंने टेबल में तो DOB लिखा है, और अब मेरे बॉस चाहते हैं कि 2 कॉलम का उनको डेटा मिले, जिसमें एक में तो नाम हो और सामने उनका डेट ऑफ बर्थ हो। अब डेट ऑफ बर्थ को DOB से मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कैसे, एज कमांड लगाकर। तो DOB एज डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो आउटपुट मेरे सामने आएगा उस आउटपुट में एक कॉलम तो होगा नेम का और एक कॉलम होगा डेट ऑफ बर्थ का। मतलब उसकी हेडिंग में क्या लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। और डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, इससे क्या होगा कि मेरे पास जो आउटपुट है, जैसे मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट था, मेरे बॉस को चाहिए था, वैसा आउटपुट मैं उनको दे सकूँगा। फिर नेक्स्ट है लास्ट एग्जाम्पल, सिलेक्ट 22/7 एज पाई फ्रॉम 12। अब ये 12 जो अभी टेबल की बात की गई थी कि ये एक डमी टेबल होती है, इसके अंदर बहुत सारे आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं और उनकी वैल्यूज़ इसके अंदर रखी जाती है। तो 22/7 आपको पता है ये पाई की वैल्यू होती है। अब मैं 22/7 किसी कॉलम की हेडिंग दूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको क्या हेडिंग दे दूँ यहाँ पे, पाई, PI। तो मैंने जैसे ही पाई नाम दिया तो वो पाई नाम क्या हो जाएगा, उसका सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं एलाइसिस का यूज़ कर सकता हूँ। और एलाइसिस का यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग जो प्री एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम नेम हैं उनमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज, अभी तक हमने 2 क्लॉज पढ़े थे, एक तो सिलेक्ट कमांड और फिर फ्रॉम। अब यहाँ पे उसके नीचे आता है कंडीशन। अगर हम लोग कंडीशन देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डेटा ही टेबल से आउट हो, कुछ पर्टिकुलर जो डेटा हम लोग चाहते हैं वही हमको निकल कर सामने आउटपुट में मिले, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कंडीशंस का यूज़ करना पड़ता है। और उसमें सबसे कंडीशंस को यूज़ करने के लिए हमें वेयर क्लॉज लगाना पड़ता है। वी कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड बाय स्पेसिफाइंग कंडीशन विथ वेयर क्लॉज। देखिए, अब जैसे यहाँ पे कमांड अपन ने लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होगा, मुझे स्टूडेंट नाम की टेबल से सारे जो रिकॉर्ड्स है विथ देयर फील्ड मुझे मिल जाएंगे। लेकिन उसके आगे मैंने कंडीशन लगा दी, वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई। तो अब यहाँ पे कंडीशन है, तो मुझे अब केवल सारे रिकॉर्ड्स में से केवल वही दो रिकॉर्ड मिलेंगे जिनकी सिटी मुंबई को बिलोंग करती होगी। तो सिटी मुंबई को बिलोंग करती है, ऐसे 2 ही लोग थे, सलमान और अभिषेक। तो अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड सामने आने के बजाय मुझे क्या मिलेगा,
केवल वो पर्टिकुलर 2 रिकॉर्ड मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, वेयर क्लॉज का या वेयर कंडीशन का यूज़ किया और मेरी जो डिज़ायर्ड आउटपुट मैं चाहता था वो मैंने गेट कर लिया। नेक्स्ट, सिलेक्ट नेम, फादर नेम, सिटी फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर क्लास ग्रेटर देन 10। अब मैं चाहता हूँ केवल उस टेबल से, जो स्टूडेंट नाम की टेबल हमने बनाई थी, उस टेबल से केवल उन स्टूडेंट के नाम निकल कर सामने आए जिनकी क्लास 10 से बड़ी है, मतलब 11th और 12th में है। तो यहाँ पे देखिए वेयर जो कंडीशन है, उस कंडीशन से ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किन की क्लास 10th क्लास से बड़ी है। मतलब नेम, फादर नेम, सिटी, मतलब वहाँ पे टोटल कितने कॉलम थे, वहाँ टोटल उस टेबल में जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी उसमें टोटल 6 कॉलम थे। आप यहाँ पे भी ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 6 कॉलम थे। अब 6 कॉलम में से मैं केवल नेम देखना चाहता हूँ, फादर नेम देखना चाहता हूँ और सिटी देखना चाहता हूँ। तो ये 3 कॉलम मेरे सामने आएंगे और साथ में क्लास जो हमने कंडीशन में लगाई है। ठीक है, तो क्लास में हमने क्या कंडीशन लगाई है, ग्रेटर देन 10, मतलब जिनकी क्लास 10 से बड़ी होगी उनके नेम, फादर नेम और सिटी आ जाएगी। तो अमिताभ, शाहरुख और इरफान, इनके फादर नेम आ गए, इनकी सिटी आ गई और इनकी क्लास आ गई जो कि ग्रेटर देन 10 है। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, वेयर कंडीशन का यूज़ किया और जो डिज़ायर्ड आउटपुट हम लोग चाहते थे वो हमने निकाले। ठीक है, अब इसके आगे पर और देखते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग वेयर कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज़ हमें करना होता है, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर इन द कंडीशंस। अब आप लोग जब वेयर कंडीशंस लगाते हैं तो कंडीशन में हो सकता है ना, अभी जैसा अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि जिसकी सिटी इक्वल टू मुंबई हो, जिसकी क्लास ग्रेटर देन 10 हो, तो ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। तो ये जो अभी हमने पढ़े बीच में जो हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। नीचे देखिए एग्जांपल भी दिए हुए हैं, इक्वल का साइन हो गया, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज, लाइक, इन बिटवीन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। और इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं वेयर कंडीशंस के अंदर। अब केवल रिलेशनल ऑपरेटर का ही यूज़ नहीं होता, इवन लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ होता है, जैसे और, एंड और नॉट। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं और इनका हम लोग हमारी जो वेयर कंडीशंस होती है उसमें इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे अपन सेकंड एग्जांपल से देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी नाम की एक टेबल है और उस टेबल में से मैं स्टार को सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्टार सिलेक्ट करने का मतलब है कि सारे के सारे कॉलम विथ ऑल रिकॉर्ड्स सिलेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन लगा दी मैंने, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हो और जॉब मैनेजर हो, जॉब इक्वल टू मैनेजर हो। तो मतलब केवल उन्हीं लोगों के नाम मुझे दिखाई देंगे जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी, या वो लोग दिखाई देंगे जिनकी जॉब क्या होगी, मतलब जो मैनेजर की पोस्ट पे होंगे। तो ये मैंने 2 कंडीशन लगा दी और बीच में और लगा दिया। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी लगाया मैंने और साथ में रिलेशनल ऑपरेटर भी लगाया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या किया मैंने, वेयर कंडीशन बनाई। ठीक है, अब नीचे वाली देखिए कंडीशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वापस से स्टूडेंट नाम की टेबल से सारे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर नॉट ग्रेड इक्वल टू ए। अब नॉट एक प्रकार का ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है और मैंने नॉट ग्रेड लगाया। इसका मतलब है जिसकी ग्रेड ए के इक्वल ना हो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या होगा, सिलेक्ट होगा या उसका रिकॉर्ड मुझे टेबल में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्वेरी है वो फायर कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो और भी हमारे पास वेयर कंडीशन में लगाने के लिए क्वेरीज होती है, तो जैसे बिटवीन ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर होता है। अब इनके बारे में हम लोग अभी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेरी के और भी क्या क्लॉज होते हैं या इसमें हम और कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं ताकि ये क्वेरी प्रॉपरली चलती रहे। देखिए ये जो चीज़ें मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब थ्योरेटिकल है, इनको हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे जब स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो उस समय मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा और आपको भी ये क्वेरी फायर करना है तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे।
अभी ये चैप्टर लेने का कारण ये था कि कम से कम अभी आप थोड़ा बहुत थ्योरी वाइज इसको पढ़ के रखेंगे और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएंगे। लेकिन अगर अब इसको हम सीधे प्रैक्टिकल में ही पढ़ते हैं तो आप उस समय इसको ना तो ढंग से पढ़ पाते हैं और ना इसको समझ पाते हैं। तो अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत याद करेंगे तो ये क्वेरी आपको याद भी हो जाएगी और जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में भी आएगी। तो आज अपन ने जितना पढ़ा, क्वेरी जो पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया है, इसको आप साथ साथ में पढ़ते जाइए। ये क्वेरी को आप बुक में देखिए तो आपको और जल्दी समझ में आएगी और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब कौन सी क्वेरी को हम लोग लगा रहे हैं। तो साथ साथ में पढ़ते जाइए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ साथ साथ में आप लोग भी पढ़ते जाएँ। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।